एमटीएनएल जहां इतनी दिनों से लोअर सर्किट लगा रहा था, दिल को तरसा रहा था, वही आज आपको तेज़ी के संकेत दिखा रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा और समझ लो कि कोई भी अच्छा शेयर जब 200 से 300 जाए और वो फिर दोबारा से आपको 200, 210, 220 मिले, प्रॉफिट की जाए, वो दोबारा से एंट्री करेंगे, फिर दोबारा से उसी रफ्तार से शेयर जाएगा। पहले वो 80 रुपये गिरा था, इस बार वो ऊपर जाके 60 रुपये गिरेगा, अगले बार वो 40 गिरेगा, अगले बार वो गिरेगा नहीं, ऊपर ही भाग जाएगा। देख रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं। जब अच्छी कंपनी के भी शेयर गिर जाते हैं तो एक नाम उभर कर आता है, प्रॉफिट उठ रही है। उसके बावजूद भी शेयर क्यों गिरता है? आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो अभी डिफेंस के शेयर हो गए, रेलवे के शेयर हो गए, ये जितने बुलंदी तक गए हैं, क्या इनका काम खराब हो गया? आएंगे आप कुछ ना कुछ छोटे बच्चे के लिए 1 रुपये की चीज़, 10 रुपये, जो भी आप ले जाते हैं, अच्छी चीज़ लेके ज़रूर जाएं, वो आपके अंदरूनी चीज़ को अच्छा कर देगी। ये है अलग आध्यात्मिक, ये आपका मेथड है कि आपकी ज़िंदगी और आपका शेयर मार्केट जो है इमोशनल के अनुसार चलेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एमटीएनएल की और बात करेंगे एनएमडीसी की, यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, और बात करेंगे सर ओला इलेक्ट्रिक की, सर, है ना। तो उसकी भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कल मैंने आपके लिए टैक्स मैको रेल पर जो एक अलग एनालाइज करके बताई थी, वहाँ पर हमें उसके जो वर्क हैं टैक्स मैको रेल के, उसको समझना है ना। सबसे पहले थोड़ा सा और समझ लो कि कोई भी अच्छा शेयर जब 200 से 300 जाए और वो फिर दोबारा से आपको 200, 210, 220 मिले, तो जितना डिफरेंस उसके बढ़ने पे 300 में आया था, यानी 200 से शेयर 300 हो गया, तो 100 रुपये बढ़ गया। जब वो गिरता है तो 220, 240 जिस भी हिसाब से बढ़ता है, तो वो अपने जो उसके डिफरेंस होता है 60 रुपये, 80 रुपये, वो किसी ने कमाए हैं। तो अच्छे शेयर भी नीचे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर भी कमाने के साधन आप और मैं नहीं देख रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं। जब अच्छी कंपनी के भी शेयर गिर जाते हैं तो एक नाम उभर कर आता है, प्रॉफिट बुकिंग। और ये प्रॉफिट बुकिंग लाजमी इतनी अच्छी होती है, कोई इसके मेथड को समझ जाए ना, तो भैया वो एक ही शेयर से, यानी अच्छे शेयर से ही बढ़िया पैसा कमा लेगा। आपको टैक्स मैको रेल अच्छा लग रहा है, लंबे समय के विषय बनाइए, मल्टीबैगर शेयर को अपने हिसाब से, काम के हिसाब से किसी भी शेयर को देखिए, वो आपके दूसरे अकाउंट में लाजमी होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना सर पहले ये ऊपर था अब ये नीचे आ गया, भैया कंपनी का क्या काम खराब है? कंपनी का क्या फंडामेंटल खराब है? कंपनी अपनी स्थितियों से क्या आगे कुछ अच्छा नहीं कर रही है? सब कुछ अच्छा कर रही है, उसके बावजूद भी शेयर क्यों गिरता है? आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो अभी डिफेंस के शेयर हो गए, रेलवे के शेयर हो गए, ये जितने बुलंदी तक गए हैं, क्या इनका काम खराब हो गया है? क्या इन सारी कंपनियों ने लॉस दे दिया है जो इनके शेयर इतने सारे नीचे गिर रहे हैं? भैया प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिनको इन्हीं शेयर को मल्टीबैगर देखना है वो संभाल के रखेगा। ये मेथड होते हैं। हम क्या करते हैं, यार हमने एनएमडीसी लिया था, अब तो ये इतना नीचे गिर गया, बेकार हो गया। हमने जो एचडीएफसी बैंक लिया था वो भी गिर गया, वो भी बेकार हो गया। हमने टैक्स मैको लिया, वो बेकार हो गया। सेल लिया, ये सारे बेकार हो गए। क्या इन्होंने अपने काम को बेकार कराया है, या एक प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें जो हावी रहती हैं वो हुई हैं? समझ गए मेथड को? इस मेथड को आपको समझना है कि अच्छा शेयर भी बुलंदियों के जाने के बाद नीचे आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी झोली भरनी है। और जब कुछ लोग झोली भरते हैं तो उस पर आप और मैं क्यों नहीं शामिल हैं? आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि आप और मैं अपने प्रॉफिट को क्या 6 गुना देखें? भैया 6 गुना देखना है ना, उसके कम शेयर होने चाहिए दूसरे अकाउंट में, उसमें सिप लगनी चाहिए। और अगर आपके पास एक्चुअल में अच्छा प्रॉफिट है, तो जैसे ही कोई शेयर 70-80 रुपये नीचे गिरा तो हमारा सारा प्रॉफिट गैप हो गया। फिर हमारे दिमाग में आया कि भैया कंपनी नहीं ख़राब हुई है, भैया लोगों ने अपना प्रॉफिट खींचा है, वो दोबारा से एंट्री करेंगे, फिर दोबारा से उसी रफ्तार से शेयर जाएगा। पहले वो 80 रुपये गिरा था, इस बार वो ऊपर जाके 60 रुपये गिरेगा, अगले बार वो 40 गिरेगा, अगले बार वो गिरेगा नहीं, ऊपर ही भाग जाएगा, वो हो जाएगा मल्टीबैगर। मेथड को समझो, नहीं तो लोग आपको बड़े बड़े चार्ट में फंसा देंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर आपको हाय फ्रेंड, ये फ्रेंड कह के आपको एंट्री कराते जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका लाजमी पैसा फंस जाएगा फिर, है ना। तो अच्छे शेयर से भी जब हम प्रॉफिट कमा लेते हैं तो वो एक संतुष्टि होती है। तो आज मत कहना कि भैया एनएमडीसी ख़राब हो गया, सेल ख़राब हो गया, एग्जैक्ट ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। जब भाग रहे सही हैं और जब कोई प्रॉफिट बुक कर ले ख़राब हो गया। प्रॉफिट बुकिंग देखो सर,
प्रॉब्लम कब आती है? जब कंपनी अपनी सेल्स को इतनी डाउन कर दे, अगले बार और डाउन कर दे, फिर लॉस करती जाए, वो है प्रॉब्लम। समझने की बात है। दूसरा एक मेथड मैं आपको समझा दूं, ये है अलग आध्यात्मिक, ये आपका मेथड है कि आपकी ज़िंदगी और आपका शेयर मार्केट जो है इमोशनल के अनुसार चलेगा। आप लाख पूजा पाठ कर लो, अंदर का भावना इमोशनल नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तो भगवान की नज़ारे जो हैं आपको कभी नहीं दिख सकते। मैं आपको इतनी सी बात बता दूँ, भाव जो होता है अंदरूनी तौर पर होता है, लाजमी वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। बच्चा तो जब घर पे होता है उसे तो सिर्फ अपनी टॉफ़ी दिख रही है, बिस्कुट दिख रहा है, चिप्स दिख रहा है, पर जब मेहमान कोई आता है तो सबसे पहले बच्चे के हाथ में पैसे रख के जाता है। क्या बच्चे ने पैसे मांगे? क्या हुआ? ये एक उत्पन्न होती है देने वाले के अंदर कि भाव किसका कैसा है। बच्चे जब आस लगाते हैं तो माँ बाप के पास ऑटोमेटिकली पैसे आते हैं, आएंगे। आप कुछ ना कुछ छोटे बच्चे के लिए 1 रुपये की चीज़, 10 रुपये, जो भी आप ले जाते हैं, अच्छी चीज़ लेके ज़रूर जाएं, वो आपके अंदरूनी चीज़ को अच्छा कर देगी। इसी तरीके से होता है शेयर मार्केट। जब आप पूरी ईमानदारी से किसी भी कंपनी के अंदर अपनी एनालाइज करते हैं, वो कंपनी लाजमी अच्छी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जाकर वो आपको फल ज़रूर देगी। और जो लोग अपनी वाणी से, अपनी अलग अलग आदतों से, कभी भी गलत आदतों वाला इंसान हमेशा टॉप पर नहीं टिकेगा। अगर वो टॉप पर भी जाएगा, किसी ना किसी कारण से वो नीचे आएगा, किसी ना किसी कारण से उसकी ऐसी दिशा हो जाएगी कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भैया ये मेरे साथ क्यों हुआ है। तो हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। हम पेड़ लगाएंगे, फल मिलेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कुछ सामान ला रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, वो पैसा लौट के आ रहा है। तो जो चीज़ आप ईमानदारी से करोगे वो आपके पास आएगी। ये दूसरा मेथड है, ये आपके जीवन को सुधार देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। MTNL जहाँ इतनी दिनों से लोअर सर्किट लगा रहा था, दिल को तरसा रहा था, वही आज आपको तेज़ी के संकेत दिखा रहा है। अगर हम MTNL की बात करें तो फंडामेंटल बिल्कुल कमज़ोर, लगातार 700-800 करोड़ के इसके लॉस, और उसके बाद भी दिलचस्पी इसके अंदर हमारी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इतना कमज़ोर इसका फंडामेंटल। पर कुछ लोगों की दिलचस्पी जा रही है, वो बार बार पूछते हैं सर इस शेयर का अब होगा क्या। सहारों पे चलने वाला शेयर है MTNL, सहारों पे। किसके? BSNL के। अगर BSNL इसको अलग ढंग से देखे तो इस कंपनी का फिर कुछ होगा, वरना फंडामेंटल के हिसाब से भारी कर्ज में डूबी हुई कंपनी MTNL है। उस चीज़ को आपको समझना है ना। तो कई बार ये अपनी पेमेंट में भी डिफ़ॉल्ट है, और कई बार अपनी अलग रणनीतियों से भी डिफ़ॉल्ट है, और कई बार अपने काम से भी डिफ़ॉल्ट है, और अलग अलग रणनीतियाँ मैंने आपके अंदर इसके अंदर बनाई है। ये तेज़ी आई तो लोग उछल गए, भैया क्या हुआ क्या हुआ। पहले इसका देखेंगे रिजल्ट। Q1 का इसका रिजल्ट आ गया। जून 2024 में कंपनी ने करी 184 करोड़ की सेल्स करी, और 184 करोड़ की सेल्स करने के बाद 773 करोड़ रुपीज़ का क्या आ गया है? लॉस आ गया है। जो कंपनी अपनी सेल से कई गुना लॉस कर दे, उस कंपनी के अंदर भैया अगर वो अपर सर्किट भी लगाए, कुछ और रणनीतियाँ भी हों, तब भी हमें अपने कदमों को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ये एक मेथड है, इसको आप समझिए। मैं कह रहा हूँ अगर फंसना है तो फिर HDFC बैंक जैसे शेयरों में फंस जाओ ना, और हम उस शेयर में फंसेंगे जहाँ अगले बार कुछ हमें निगेटिव दिख जाए, आज हमें उजाले दिख जाए, तो वो भी हमें समझना चाहिए। ये रिजल्ट आ गया इसका बेकार। दूसरा एक रणनीति है कि MTNL के बोर्ड ने BSNL के साथ 10 साल के सेवा समझौता संधि पर मोहर लगा दी है, और अब ये एक समझौता जो हुआ सेवा का, वो BSNL के साथ हुआ है। भैया BSNL जो है, सरकार जो है BSNL के साथ MTNL को विलय करने के रूप में नहीं स्वीकार रही है, बल्कि इसके संचालन करने की विचारों में इसका जो संचालन करने का विचारों में BSNL आ सकती है सूत्रों के अनुसार। और MTNL के पास भी कोई रास्ता नहीं है कि इसका संचालन वो खुद करे, क्योंकि उसके पास भारी भरकम कर्ज है। ये एक निगेटिव न्यूज़ है, जहां पर एक कंपनी के एनालाइज के साथ साथ भारी भरकम कर्ज की एक हेडिंग आ जाए, इसे आप निगेटिव समझो। तो उसके पास भी कोई रास्ता नहीं है कि भैया संचालन के बिना। तो BSNL में इसका विलय वाली चीज़ें तो सरकार नहीं सोच रही है, पर इसका संचालन करने वाली चीज़ें सरकार उस पर विचार कर रही है। तो उस वजह से
थोड़ी सी रौनकें बाहर एमटीएनएल में आपको देखने को मिल रही है। आप समझो कि सर इसकी बाजार की हिस्सेदारी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि बीएसएनएल 4G की चीज़ों के साथ 5G की चीज़ों के जो अपनी अपडेट दे रहा है, अगर वो इससे सेवा समझौता करें तो तब एमटीएनएल की चीज़ें रंगीन होगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई सहारा एमटीएनएल को मिलेगा तो तब जाकर वो सही है, पर इतना भी सही नहीं है कि आप इसमें आंख बंद करके घुस जाओ। तेजी तूजी तो दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तेजी के बाद जब फिर बाद में कुछ अलग अलग न्यूज आएंगी तो वहाँ हम फंस जाएंगे। तो शुरुआती तौर में तो उज्ज्वलता के साथ हम घुस जाते हैं, बाद में निगेटिव चीज़ आती है उसमें हम फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एमटीएनएल चाहे कुछ ही रौनक के बारे देख लें तो भैया टेलीकॉम कंपनियों के शेयर और भी हैं, ऐसे नहीं है कि ये शेयर अगर लगातार भाग रहा है तो अपने काम की वजह से बिल्कुल भी नहीं भागा है। आप ये समझो सहारा जो मिल रहा है 10 साल का, ये एक इम्पोर्टेंट है, पर इसमें आपके पास कितना समय है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। देखो सर ओला के ऊपर काफ़ी लोग मेरे से राय ले रहे हैं। देखो सर ओला के ऊपर मैंने 2 बार वर्क किया, एक बार इंट्राडे का, दूसरे बार होल्ड का। और दूसरे बार जो होल्ड का मैंने अपना मन बनाया है वो मेरी आगे की रणनीतियाँ हैं, उसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है, अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है, फ्यूचर का वो चीज़ है, तो लाजमी आज या कल में वो कंपनी बिल्कुल हमें निगेटिव दिखे अपने लॉस के अनुसार, पर उसके काम की रणनीतियां आगे जाकर फ्यूचर में अच्छी हो सकती है, इसकी तो गारंटी मैं ले सकता हूं भैया इस चीज़ की। क्योंकि जब कोई कंपनियां अपने को सुधारने के लिए आईपीओ लाती है और आईपीओ के कुछ दिन बाद ही अपनी बाइक 2 व्हीलर इसने अपनी एक बाइक जो है 15 अगस्त के एक अच्छे मौके पर इसने लॉन्च किया है, और उस बाइक का नाम है रोडस्टर। और रोडस्टर जो है बाइक इसकी एक एक्स के नाम से एक प्रो के नाम से आएगी, तो इसकी जो कीमतें हैं अलग अलग रणनीतियों के साथ बढ़ेगी। जो कंपनी अपने स्कूटर के अंदर महारत हासिल कर चुका है, दूसरा अपनी बाइक जो इसने आज के दिन लॉन्च की है वो लाजमी इसके कदमों को मजबूत कर रही है। तो इसका बिजनेस मॉडल आगे भैया आगे ये बहुत सारे खुलासे कर देगा, मैं आपको बता दूं। आगे ये अपनी प्रगति के अंदर काफ़ी खुलासे करेगा, इसके लिए सालों जाएंगे हमारे। और जिसको मजबूत इस शेयर को देखना है उसके पास सालों होने चाहिए, है ना। क्योंकि निगेटिव तौर पर 10 से 20 दिन जो इसका एक चीज़ें फैली कि भैया ये कर रहा है वो कर रहा है, पर वो ऐसा करके नहीं दिखाया इसने, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल भैया बहुत मजबूत है। तो फ्यूचर के लिए इस शेयर को हम देख सकते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है इसकी रणनीतियाँ आगे जाकर अच्छी होने के बाद थोड़ी निगेटिव आपको दिख जाए, क्योंकि कुछ पब्लिक फिर एग्जिट भी तो करती है ना रणनीतियों के अनुसार। तो इसके बिजनेस मॉडल पर जाओ, तो वो एक परफेक्ट मॉडल इसका मुझे लग रहा है ना। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 2 पहिया ईवी निर्माताओं में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक जो है बन रही है, और बाजार के पूंजीकरण यानी कि बाजार की मार्केट कैप के हिसाब से ये 5वें स्थान पर ओला कंपनी आ गई है। यहाँ से एक रणनीति आपको सिप वाली बन सकती है इसके अंदर, अगर आप आगे की तरफ इसके मॉडल बिजनेस को देखकर आगे की तरफ बढ़े। दूसरा एक अगर आपको चीज़ समझनी है कि इसके जो लॉस हैं आपको उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जब कोई कंपनी साल दर साल अपने रेवेन्यू में 32% का उछाल कर दे, ये अपने आप में लाजमी बड़ी बात हो जाती है। जून 2023 में कंपनी ने 1243 करोड़ रुपए की सेल्स की, जिसको अब इसने 32% बढ़ाकर 1644 करोड़ की कर दी, यानी कि इसकी रेवेन्यू बढ़ रहा है। भाई जिस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, वो आगे जाकर अपने लॉस को कैसे गैप कर देगी आपको पता भी नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। जोमेटो ने कर दिया था ना। दूसरा आपको समझना है कि इसने जून 2023 में 267 करोड़ रुपए का लॉस किया, जिसे बढ़ाकर इसने 347 करोड़ का कर दिया। लाजमी जो कंपनी आगे की प्रगति के लिए देख रही है उसके ऊपर खर्चा होना ही है, तभी तो ये आईपीओ लाई है। लाजमी ये कंपनी अपने फ्यूचर के मॉडल के हिसाब से परफेक्ट दिशा में दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर जो है सिप के अनुसार होल्ड वाला लंबे समय के लिए हमें बना लेना चाहिए, क्योंकि हम उस कंपनी को नहीं देख रहे हैं जिसकी बाजार की हिस्सेदारी इतनी सी है। हम उस कंपनी को देख रहे हैं जो कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी 2 पहिया ईवी निर्माता बन गई है, हम उसकी एनालाइज कर रहे हैं। तो उतार चढ़ाव तो अच्छे शेयरों में भी हो रहे हैं। उतार चढ़ाव तो आपको आरबीएल में भी दिख गए हैं, उतार चढ़ाव तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में दिख गए हैं, उतार चढ़ाव तो आपको एचडीएफसी बैंक में भी दिख गए हैं भैया। और ये कंपनी तो शुरुआती तौर में उभरी है, तो मॉडल बहुत अच्छा है, और उस मॉडल के हिसाब से अगर आप इसका फ्यूचर देख रहे हैं तो तभी आपके लिए अच्छा हो सकता है।
एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक ऐसी खनन कंपनी है जो देश की एक नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। दूसरा, लोहा एसक में ये एक बड़ी इंडिया की कंपनी है। तीसरा आपको समझना है कि हीरे के साथ साथ लोहा एसक हो गया, पवन ऊर्जा की बिक्री और उसके उत्पादन में हो गया, स्पंज आयरन के उत्पादन और बिक्री के कार्यों में ये वर्क करती है। दूसरा, खनन कंपनी ये है तो अलग अलग रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने की नीतियाँ भी इसकी है। तीसरा, भारत की जो लोहा एसक का जो बाजार है उसके अंदर 18% की इसकी रणनीतियाँ बनी पड़ी है। कंपनी के पास करीब 7 खदानें जो हैं वो उस पर ये वर्क कर रही है और भी खदानों के लिए ये काम करने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरा, आपको समझना है कि इसके पास 5 खदानों को फिर से लाइसेंस मिल गया है 20 साल के लिए, ये उसमें खदान के अंदर काम कर सकती है खनन का, तो 20 वर्षों के लिए इनका लाइसेंस भी बढ़ गया है। देश के अंदर एक बेस्ट कंपनी है जो देश के साथ साथ विदेशों में भी वर्क कर रही है। सोने के लिए यानी कि गोल्ड के लिए इसने ऑस्ट्रेलिया को चुना, वहाँ पर ये जल्द ही बहुत अच्छा वर्क करके हमें दिखाने वाली है। लिथियम के लिए भी अन्य देशों में ये अपने वर्क को और उज्ज्वलता की ओर कंपनी ये भी देख रही है। हाल ही में इसकी अगर हम उत्पादन क्षमता अगर देखें लोहा एसक में तो करीब 39 मिलियन टन तक है। 2026 तक इसको ये करीब 54 मिलियन टन तक करने की भरपूर कोशिश में कंपनी लगी हुई है। देश के अंदर स्टील जो उद्योग होते हैं, स्टील कंपनियां होती हैं और अन्य धातु के उद्योग होते हैं, उनके लिए ये लोहे की गांठ और चूर्ण के रूप में जो लोहा होता है जो वहाँ यूज होता है उसकी ये आपूर्ति कराता है। कंपनी के अंदर से एक आवाज़ आई थी कुछ महीने पहले, इन्होंने ये भी कहा था कि भैया ये 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कैपेक्स करेंगे, किस लिए? अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, और 2030 और 31 तक ये अपनी क्षमता को करीब 2 गुना कर देंगे। ये क्या चीज़ है? ये कंपनी के अंदर से आवाज़ है जिसके अंदर 50,000 करोड़ तक का ये इस तरीके का व्यय करेंगे यानी कि कैपेक्स करेंगे। तो यहाँ से लाजमी कंपनी दूर की दृष्टि हमें दिखा रही है, तो ये समझकर आप चलें। तो ये 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इससे ये नई बोलियाँ लगाएंगे, अधिग्रहण करेंगे और अपनी क्षमता को इस तरीके से बढ़ाने के लिए इतना पैसा ये आगे जाकर 2030-31 तक के खर्च करेंगे, जहाँ पर ये अपनी क्षमता को 2 गुना कर देंगे। तो कंपनी विशेष तौर पर आपको पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे दिख रही है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो करीब कंपनी ने 286 रुपये का हाई और 114 रुपये कंपनी ने लो लगा रखा है। इस टाइम कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है वो 211 रुपये करीब का, मार्केट कैप कंपनी का करीब 61,818 करोड़ का है। तो लाजमी कंपनी हमें अपने फंडामेंटल के साथ चकित कर रही है, मैं आपको बता दूं। दूसरा आपको समझना, सर फिर कहेंगे सर इतना बड़ा हाई लगा दिया फिर शेयर नीचे। देखो सर, इस चीज़ के ऊपर ही मैंने आपको शुरुआती तौर पर बता दिया, कोई शेयर 200 का है 300 गया और वहाँ 70-80 रुपये कम हो गया, तो वो डिफरेंस 70-80 रुपये का है, वो किसी ने प्रॉफिट कमाया है, वो होता है, लाजमी होता है, उससे कंपनी ख़राब नहीं होती है कि शेयर प्राइस नीचे आ गया जी। भाई शेयर प्राइस तब नीचे टेंशन होती है जब कंपनी ख़राब हो रही हो, पैसे नहीं होती टेंशन, है ना। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। अगर हम इसकी जून 2023 की सेल्स देखें तो कंपनी ने करीब 5,395 करोड़ की कंपनी ने सेल्स कर दी थी। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर करीब 5,414 करोड़ की सेल्स और प्रॉफिट, भैया उस कंपनी ने प्रॉफिट किया जिस कंपनी का शेयर अभी आपको डाउन दिख रहा है। अभी और भी डाउन हो सकता है कंपनी का शेयर। आगे जो एक निगेटिव न्यूज है जो खनन वाली कंपनियों के अंदर निगेटिव पन डाल रही है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इसने अपनी सेल्स और अपने प्रॉफिट से हमें चकित कर दिया है। रिजर्व कंपनी के पास अगर हम देखें तो 25,363 करोड़ का इनके पास रिजर्व है और 3,359 करोड़ का कंपनी में उधार। तो कंपनी के पास रिजर्व कितना है? कैश फ्लो भी कंपनी का भैया बेस्ट है, बेस्ट है ना, क्योंकि अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा डाल रहे हैं और अपना कर्जा उतार रहे हैं। कर्जा तो नाम मात्र का कंपनी के अंदर अगर देखा जाए, जिस हिसाब से इनका रिजर्व है। प्रमोटर अगर हम देखें सरकार है यानी कि राष्ट्रपति है, जो करीब 60.79% के हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 12.76% के हैं और डीआईज कंपनी के अंदर करीब 14.31% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर 12.12% के जो अपनी होल्डिंग को कम करें। बाकी जो के तू हैं प्रमोटर, दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई एफआईज और डीआईज ने। आगे की रणनीति अब देखेंगे सर शेयर के अंदर अब हमें करना क्या है। ये वो शेयर हैं आगे जाकर आपको अच्छे संकेत देंगे, पर जो देश के अंदर उतार चढ़ाव हो रहे हैं, चेयरपर्सन अड़ाने वाली न्यूज़, विपक्ष भी जो चीज़ें हैं, कल मैंने आपको बड़ी गहराई से वो चीज़ें समझाई थी। एनालाइज करने के तरीकों को हमें अलग अलग ढंग से लाना पड़ेगा कि जो गिरावट होती है ये एक्चुअल है या भाई किसी कारण से हो रही है।
तो उन चीज़ों को अगर हम जब समझ जाएं तो बहुत अच्छे संकेतों के साथ जा सकते हैं। मैंने इसकी पूरी डिटेल के अंदर आपको वीडियो आज 70% बनाई है, 30% फिर हम इसके वीडियो बाद में बनाएंगे। फिलहाल देखेंगे कि ये खनन वाली कंपनियों के अंदर जैसे टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक हो गया, एनएमडीसी हो गया और अन्य कंपनी जो खनन से संबंधित रखती है, उनके अंदर क्या ऐसी निगेटिव चीज़ हो रही है जिसके अंदर से अब कुछ और भी निगेटिव देखने को मिल सकता है। तो सर क्या हुआ है कि जब भी कोई कंपनी किसी राज्य के अंदर खनन करती है तो वो राज्य की अनुमति लेती है। अब राज्य उसके अंदर भैया कर लगाए, टैक्स लगाए, मतलब टैक्स लगाए या रॉयल्टी ले उनसे, तो वो उनका राज्य का अपना पर्सनल मैटर है। अब एक मसला जो उछल रहा है, अगर देखने को देखें कि उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु के अंदर, इस 3 राज्यों के अंदर एनएमडीसी और आपका टाटा स्टील, कुछ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो सकती है अगर कुछ किसी राज्य में कोई कंपनी, किसी राज्य में कोई कंपनी है ना। फिलहाल मैं खनन की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से टाटा स्टील के अंदर भी निगेटिव चीज़ आई है। दूसरा, एनएमडीसी भी इस न्यूज़ से प्रॉब्लम में है। कौन सी? कि जो राज्य अपनी क्षमता के अनुसार कर और रॉयल्टी की चीज़ें करते थे, वहाँ पर एक पेंडिंग मामला चल रहा था, भैया राज्य सरकार को पैसा ऐसी कंपनी चाहिए जो उनके यहाँ पर खनन करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक आदेश जारी कर दिया है कि 2005 से जो राज्य सरकार की क्षमताओं के अनुसार, केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार, जैसे यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अपना उत्तराखंड हो गया, या आपका तमिलनाडु, ये अलग अलग राज्य हो गए, है ना। तो उसके अंदर जो भी कंपनी अपनी खनन करे तो वो कर और रॉयल्टी के हिसाब से सरकार को पैसे की चीज़ें देती थी। तो वहाँ पर एक फैसला आया 2005 से क्षमताओं के अनुसार अब ऐसी खनन कंपनी करने वालों को करीब चरणबद्ध तरीके से पैसा दिया जाएगा, जो अप्रैल 2005 से लागू होगा। इसके ऊपर आदेश हो गए हैं। भैया कर और रॉयल्टी 2005 से देखें तो आज 2024 चल रहा है, करीब करीब 18 से 19 साल। अब 18 से 19 साल की कर और रॉयल्टी अभी पूर्ण तरीके से उसकी जो अमाउंट हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन एक चीज़ समझो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि भैया 2005 से सारा का सारा पैसा कर और रॉयल्टी जितनी भी कैलकुलेशन हुई है उसके हिसाब से राज्य सरकार को और कंपनी में देने का एक आदेश पारित होता, जो एक साथ होता, तो तब ये कंपनियों की बड़ी दुर्दशा होने वाली थी। पर ये जितना भी पैसा जो भी कर और रॉयल्टी का है, चरणबद्ध तरीके से होगा, धीरे धीरे करके होगा और इसमें करीब 12 साल लग जाएंगे। इस तरीके से होगा और ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। भैया 2026 से शुरू होगा, पर एक तलवार लटक चुकी है खनन कंपनियों के अंदर कि वो टैक्स और रॉयल्टी वाली चीज़ें किस अनुपात में किस तरीके से दी जाएगी। ये अलग अलग तरीके से आएगा, पर इससे शेयरों के अंदर निगेटिव आ गया। अब इसके अंदर कोई भी कंपनियां अपना फिर से कोर्ट के अंदर जा सकती है, या अलग अलग रणनीति आपको देखने को मिलेगी, या अलग अलग चीज़ें हैं। तो 1 अप्रैल 2026 से कर और टैक्स रॉयल्टी वसूलने के लिए आदेश जारी हो गए हैं और ये करीब 12 साल तक चलेगा। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए, एक तलवार लटक गई, लेकिन ये अभी 2 साल हैं इसके अंदर, अभी 24 चलना, 25-26, अभी 2 साल करीब है। तो यहाँ से एक उम्मीद बनाकर चलो, ये न्यूज़ फिर बाद में कभी भी आ सकती है। तो ये कारण तो गिरावट का हो गया है। भैया ये चीज़ें जब भी कुछ निगेटिव न्यूज़ आती है, इफेक्ट डालती है। ये आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो से मैंने आज आपको एनएमडीसी की चीज़ें और थोड़ा सा निगेटिव वाली चीज़ें भी समझा दी हैं, बल्कि जो ये कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है, अपनी आगे की क्षमता हमें बताकर चली है। गोल्ड में भी ये वर्क करने की चीज़ें रास्ते की तरफ, और लिथियम की चीज़ें भी हमें बता रही है। लाजमी कंपनी होल्ड वाली है। और सरकारी कंपनी का तो बोलबाला तब से हो गया जब से सरकार ने सरकारी कंपनी के अंदर अपनी नीतियों के अनुसार जो वर्क किए हैं वो अलग ही लाजमी तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं। सरकारी कंपनी पिछले 2 से 3 साल के अंदर हमारे माइंड में ऐसे बस गई कि भैया यही कंपनी है, ये तो प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा रिटर्न दे रही है ना सर, शेयर भागे जा रहे हैं। तो हम उस दिशा से भी देखें, क्योंकि सरकार जो है पहले पिलरों को मजबूत कर रही है। पहले बैंकों को कर दिया, फिर अलग अलग कंपनियों को कराया, फिर डिफेंस की तरफ, रेलवे की तरफ, अब इस तरह की कंपनियां खनिज की तरफ भी चीज़ों के साथ बढ़ रही है ना। तो चीज़ों को समझिए, होल्ड करने की स्थितियों वाली वीडियो देखिए, ना कि खरीदने और बेचने वाली स्थितियों के साथ। तो कंपनी का मैंने आज आपको काम हर एक चीज़ समझा दी है। ओला की दृष्टि मैंने आपको फ्यूचर के अनुसार समझा दी है। एमटीएनएल की दृष्टि मैंने आपको बीएसएनएल के समझौते के साथ समझा दी है, बल्कि काम तो उसका डाउन है, आप समझ कर चलना। दूसरा, अंदर की भावना जो आपकी पवित्र होती गई, आपको खुद ब खुद अपनी एनालाइज पर परफेक्ट एनालाइज होती जाएगी और उसके ऊपर आपको विश्वास होता जाएगा, वही आपको पैसे ला कर देगा, बल्कि किसी के कहने पर कुछ भी आपका हासिल नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा शेयर भी गिर रहा है, तो आपको समझना प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, किसी न किसी ने उसको बेचा है
और अगर वो काम के वजह से गिर रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो चीज़ों को समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो किसी भी शेयर के ऊपर जो वीडियो मैंने आज बनाई है, कभी भी किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बताई है, काम बताया, उस चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए